अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मौसम मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले अपने नाजरीन को कुछ पीछे ले चलते हैं। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो बुध और जुमेरात की शब जी न्यूज़ और जी स्पोर्ट्स की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के निकाले गए मुलाजमीन के लिए आवाज़ उठाई गई थी, उनके हवाले से बातचीत की गई थी इस प्रोग्राम में। और जब जुमेरात की शब हमने अपना प्रोग्राम ख़त्म किया तो PCB ज़राए ने कॉल करके बताया कि जो मुलाजमीन बरतरफ़ हुए थे, कराची से 10 मुलाजमीन जो बरतरफ़ हुए थे, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वापस उनकी नौकरी बहाल कर दी है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस वक्त जो हमारे शो में लोग मौजूद थे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं नसीम राजपूत साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सीनियर तजियाकार हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन करने हैं, साजिद खान साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। स्पोर्ट्स प्रोमोटर हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र हैं काशिफ अंसारी साहब, उन्होंने भी ये आवाज़ उठाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बरतरफ मुलाजमीन के हवाले से, उनका भी मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, मोहम्मद फैमिली से ताल्लुक़ है, शुएब मोहम्मद ने भी इस मामले पर आवाज़ उठाई थी। और आपको ये भी बताते चलेंगे जो जहाँ जिस खेलों में ज़्यादतियाँ होंगी, खिलाड़ियों के साथ ज़्यादतियाँ होंगी, जी न्यूज़ और जी स्पोर्ट्स उनके लिए आवाज़ उठाता जाएगा। और एक बार फिर आपको ये भी बावर कराएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जी स्पोर्ट्स की बात सुनी गई और मुलाजमीन को दोबारा जो है नौकरी पर बहाल किया गया। आज भी कुछ इश्यूज़ पर बातचीत करेंगे, जैसे कि सलीम मलिक के हवाले से बातचीत करेंगे, हसन अली के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। हमें PCB का बड़ा स्टाफ विरसे में मिला है, हमें इस मसले को देखना है। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान। क्रिकेट में वापसी तक हसन अली की माली मुआविनत जारी रखेंगे, ताहम इस वक्त सर्जरी की जरूरत नहीं। PCB ने खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बिस्मा मारूफ अगले सीजन तक कप्तान, हेड कोच इकबाल इमाम के मायदे में तजदीद नहीं की जाएगी। मैच क्लब क्रिकेट का हो या इंटरनेशनल हो, अपनी इनिंग्स को प्लान करता हूं, बाबर आजम। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, लाहौर कलंदर्स का डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का ऐलान। टूर्नामेंट में मोहम्मद हफीज, फखर जमान, सलमान बट, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, उस्मान छिनवारी, सुहेल अख्तर समेत इमर्जिंग प्लेयर्स एक्शन में होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने बलूचिस्तान के 44 एम्पायर्स, स्कोरर्स और ग्राउंड स्टाफ की माली मुआविनत के लिए 3,52,000 रुपए की मदद कर दी। PCB को तफसीली जवाब दे दिया है, लेकिन PCB ने जो स्क्रिप्ट भेजा है वो मुकम्मल झूठ है। साबिक कप्तान सलीम मलिक। साबिक पाकिस्तानी लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने सौरव गंगोली से उम्मीदें लगा लीं। कहा, जब सौरव गंगोली ICC के चेयरमैन बनेंगे तो अपनी पाबंदी के खिलाफ अपील करूंगा। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान डैरन सैमी ने IPL में नस्ली तासुब पर मबनी नाम से पुकारे जाने का इंकशाफ कर दिया। दूसरी तरफ इरफान पठान ने डैरन सैमी के इल्जामात की तस्दीक कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुझे रिटायर कराने के लिए हंगामी तौर पर जिम्बाब्वे से वनडे मैच की मंसूबाबंदी की, मुशर्रफी मुर्तजा का इंकशाफ। क्रिकेट लेजेंड सर जेफरी बॉयकॉट ने क्रिकेट का बॉयकॉट कर दिया। कोरोना के बाद इस फील्ड में रहना मुमकिन नहीं रहा, जेफरी बॉयकॉट। मारूफ कराटेकाज मास्टर अशरफ ताई शदीद माली मुश्किलात का शिकार, वजीर आजम और सिंध हुकूमत से अकेडमी खोलने की दरख्वास्त कर दी। टॉप स्टोरीज़ आपने जानी और आज आपने फिर देखा कि तमाम ही खेलों से मुतालिक हमने इसमें गुफ्तगू की, इसको शामिल किया। लेकिन सबसे पहले आपको ये वाज़े करते चलें कि जुमेरात के बाद जो दिन गुजरे हैं, क्योंकि हफ्ते का पहला रोज़ है, तो उन तमाम पिछली ख़बरों पर भी आज थोड़ी बातचीत करेंगे जो हमारे जिस दिन हमारे शो नहीं होते, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है और पहला शो है आज के हफ्ते का। तो इस हवाले से कुछ ख़बरें हमने अपने हेडलाइंस में भी शामिल की और अपने शो में भी उनको डिस्कस करेंगे। और आज इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस शोबा सहाफ़त का एक बड़ा नाम, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं आसिफ खान साहब। आते रहते हैं हमारे शो में, आज फिर इनको वेलकम करेंगे। आसिफ खान साहब, वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आसिफ खान साहब, पहले तो हमने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि आवाज़ उठाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मुलाजमीन को बरतरफ किया गया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के CEO जो हैं उनके हवाले से एक बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि जो 800 मुलाजमीन मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? वो कह रहे हैं कि ये मुलाजमीन हमें विरसे में मिले, तो कैसे दिखते हैं इस बयान को? देखिए, 710 मुलाजमीन हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। 310 हैं उसमें से लाहौर में, 71 एम्प्लॉयज़ उसमें से हैं कराची में, और फिर बाकी जो आपके सेंटर्स हैं उसमें। तो 710 की तादाद कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा है। सही। और ये पहले इससे भी ज़्यादा थे।
अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो कम हुए हैं लोग, कुछ कोचेस निकाले, कुछ और लोअर स्टाफ को इससे पहले फारिग किया गया। ये आवाज़ तो देखिए, इससे पहले तो ये आवाज़ उठती थी ना कि बहुत ज़्यादा मुलाजमीन है क्रिकेट बोर्ड में, तो अब अगर छांटी होती जा रही है तो वो भी, उस पर भी आवाज़ उठती है। लेकिन आपके ज़राए ने आपको ये बताया कि कब तक बहाल किया है 55 मुलाजमीन को? 31 कह रहे हैं, 31 अक्टूबर तक या जब मामला, अक्टूबर तक। ये तो हाँ बिल्कुल आपकी खबर ये ठीक है जी। तो अभी तलवार टली नहीं है इनके ऊपर से। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि तलवार टली नहीं है, लेकिन ये भी एक बात सामने आई है कि 31 अक्टूबर या फिर देखते हैं कि जब ये दौर कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, बेयकीनी का सा आलम है हर जगह, और तो कह रहे हैं कि आगे भी। देखिए अब इसमें देखिए कंट्रास्ट ढूंढे। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आपका इतना बड़ा एक खिलाड़ी है हसन अली, जो आपने हेडलाइन में भी देखा, आपको मैंने सुना ना इसमें जो हालात चल रहे हैं, आप वहाँ पे मौली मामनत कर रहे हैं। नीचे जो स्टाफ सालों से काम करता आ रहा है, उनको रखा किसने है? अगर ये स्टाफ ज़्यादा है तो किसी ने भर्ती किया होगा ना जी। किसने भर्ती किया उससे तो पूछें, HR से तो पूछें, इससे पहले के दौर के HR से तो पूछें कि ये भर्ती किए। इससे बेहतर तरीका ये होता कि आप ये कर लें कि हम अपने स्टाफ की री इवेल्युएशन करेंगे, हम देखेंगे कि कौन अहल है और कौन नहीं है। वो फिर आप ऊपर से शुरू कर दें कि कितने लोग हैं जो काफ़ी अरसे तक बैठे रहे और उनको कोई काम नहीं दिया गया इस वजह से कि उनकी शायद कोई सियासी वाबस्तगी थी ओपोजिशन के उस वक्त के रहनुमा के साथ, तो आपने उनको काम पे नहीं लगाया। अच्छा, आप ये भी पूछें, होता रहता है। आप बेहतर तरीका मेरा ख्याल है ये हो जिसमें किसी को भी एतराज़ नहीं होगा कि अगर आप एक दफ़ा जायज़ा ले लें कि कौन काम कर रहा है और वो क्या काम। मेरी तो इत्तलात ये हैं कि जो इंटीरियर में आपके सिंध में आप चले जाएं, आप रहीम यार खान या और दीगर इलाके, वहाँ से तो आपके ग्राउंड्स का जो सामान है वो चोरी हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे आपको देखने वाला कोई नहीं है, रोलर्स होते हैं वहाँ पे और दूसरे ग्राउंड का जो ऐसा होता होगा यहाँ भी, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि चीज़ें गायब हो रही हैं। तो आपको अपना एसेट बचाना है। चीज़ें गायब हो रही हैं। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं क्वेटा से बात कर रहा हूँ, मीरा बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये बात है, शफी मुर्तजा को क्यों बांग्लादेश का टीम से निकाला? यार बड़ी हैरत है मुझे कि क्वेटा से आप ये पूछ रहे हैं। और इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी ठीक है। अच्छा, कॉलर हैं कोयटा से, मुझे भी हैरानगी हुई और आसिफ भाई जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी हैरानगी हुई कि बांग्लादेश के जो कप्तान रहे हैं, साबिक कप्तान मुशर्रफी मुर्तज़ा, उनके हवाले से उन्होंने सवाल किया है। बिल्कुल जवाब जानेंगे। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। बातचीत हमारी जारी है और आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले उस सवाल की तरफ ही बढ़ेंगे जो कोयटा से एक हमारे मद्दा ने, जो हमारे शो देखते हैं, उन्होंने सवाल किया बांग्लादेश के हवाले से कि मुशर्रफी मुर्तज़ा जो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि फेयरवेल मैच नहीं मिलता और वो कह रहे हैं कि मैं फेयरवेल मैच में जाना पसंद नहीं करूँगा। क्या कहेंगे इस बात? एक तो मुझे सबसे बड़ी हैरत है कि कोयटा से ये सवाल आया, मुझे तवक्को नहीं थी बिल्कुल। जो हमने खबरें पढ़ी हैं मुर्तज़ा के बारे में कि वर्ल्ड कप के बाद ही उनका इरादा था कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर ऐलान उन्होंने नहीं किया था इस बात का बाकायदा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जब उनको कहा कि एक मैच खेलने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ एक सीरीज़ अरेंज करते हैं, और अब तो खैर सूरत हाल नहीं है इस वक्त, लेकिन ये बात पुरानी है कि कुछ माह पहले ऐसा हुआ था, तो वो कहते हैं कि उन्हें दुख है कि बांग्लादेश ऐसा कर रहा है कि बहुत जल्दी में उनको निकालना चाह रहा है। क्या ज़रूरत है? ये भी पढ़ा मैंने उनके बारे में कि क्या ज़रूरत है इतना पैसा खर्च करने की फेयरवेल मैच की, क्योंकि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग बहरहाल खेलना चाहते हैं, पूरी तरह से वो अलग नहीं होना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड कप के बाद मेरा इरादा था रिटायरमेंट होने का, लेकिन फिर ये बात सामने आने लगी कि इस्तेकाम के लिए मेरा होना ज़रूरी है। 36 साल के हो गए हैं वो, और उनका क्लाउट बहुत है बांग्लादेश के अंदर, वो एक बड़ी अच्छी फिगर माने जाते हैं। कुछ कहीं कुछ सियासी झुकाव भी मैंने देखा है उनका, कुछ खबरें मैंने पढ़ी थी कि उसका है। ऐसा तो नहीं है कि वो सियासत में आया, हमें नजर आ सकते हैं यार, क्यों नहीं? हर किसी को आके, जैसे शाहिदा अफरीदी से भी आजकल लोग कहते हैं ना, पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, सियासत में आने का आपको भी हक है, आईने पाकिस्तान आपको इजाजत देता है। सही बात है। अच्छा, हमारी डिस्कशन जारी रहेगी, लेकिन कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रिजवान बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये पूछना ये था कि जो है अपना एहसान मानी की डेवलपमेंट हुई है, तो पूछना था कि ये आईसीसी वाले जो हैं वो उसको जोर दे रहे हैं चेयरमैन बनाने में, तो उसकी डिटेल क्या है, अगर आप बता सकते हैं?
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने का आसिफ भाई। सुना नहीं, समझा नहीं। एहसान मानी को कुछ इन्होंने कहा है कि आईसीसी का चेयरमैन दोबारा बनाने के लिए जोर। आईसीसी के चेयरमैन एहसान मानी नहीं, गालिबन सौरभ गंगुली का मैंने है कि जो कि आईसीसी की इस चेयर के लिए जा रहे हैं। एहसान मानी साहब तो इस दौड़ का हिस्सा हैं भी नहीं, वो इस वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और अब आगे वक्त आने वाला है कि आईसीसी का नया सरबराह चुनना है, तो उसके लिए ज़रूर आपस में बातचीत गंगुली और संगाकारा का भी। गांगुली का इस वक्त है, संगा का हो नहीं सकता इसलिए क्योंकि संगाकारा इंग्लैंड में अब वहाँ पे एमसीसी में है इस वक्त, मैं कह रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि क्या बातचीत होगी। अब आईसीसी की मीटिंग है 10 जून को। ठीक है, सौरभ गंगुली की आपने बात की है, हमारे एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं दानिश कनेरिया जिनका नाम है लेग स्पिनर, वो कह रहे हैं कि अगर सौरभ गंगुली आईसीसी के हेड बनते हैं, सरबराह बनते हैं, तो अपना केस उनके सामने पेश करूँगा और काफ़ी उम्मीदें वापस कर ली हैं उन्होंने उनसे। अब देखें, केस गलत जगह अगर आप लेके जाएंगे ना तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आपका केस कितना ही मजबूत हो। अब सौरभ गंगुली आईसीसी के अगर सरबराह बनते हैं, आईसीसी ने पाबंदी नहीं लगाई दानिश कनेरिया पे, पाबंदी लगाई है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने। तो दानिश कनेरिया जाएं, अगर उनके पास कोई रास्ता नज़र आता है छोटा मोटा, तो वो सिर्फ इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है कि वहाँ वो जाके अपना केस सामने रखें कि वो दोबारा से खोल सकें। लेकिन अब काफ़ी वक्त हो गया ना, 2012 में उनको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बैन किया था, तो ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके केस में कुछ कर सकता है, ना आईसीसी उनके केस में कुछ कर सकता है। ये मामला है एंटी करप्शन यूनिट का और ये मामला है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का। ठीक है, ये मामला है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का और बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर दानिश कनेरिया को अपनी सज़ा कम करवानी है या जो भी उनके साथ मामलात हैं वो कम करने हैं, तो उनको सही जगह पर रुजू करना चाहिए। बात करते हैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ अगर आते हैं, तो पिछले दिनों हमारे शो में शोएब मोहम्मद साहब मौजूद थे और उन्होंने कराची के एसोसिएशंस के कोचों पर काफ़ी सवालात उठाए थे और सिंध के कोच पर भी आज़म खान का उन्होंने नाम लिया था कि कहा ही जा रहा है, प्लेयर्स बताते हैं, उनका फर्जंद खुद बताता है कि उनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा भी उठाएंगे क्योंकि मैंने देखा है डोमेस्टिक में काफ़ी नज़र आते हैं आसिफ खान साहब। आसिफ खान साहब, ये बातें हो रही हैं रीजन्स के कोचेस के हवाले से, एसोसिएशन के कोचेस के हवाले से, तो आप देखिए अब रीजन अभी बना है, पहला सीज़न था कि जिसमें रीजन के कोच हैं। आज़म खान की जो परफॉर्मेंस है टीम की, वो सिंध की आपके सामने है, सिंध की टीम नहीं परफॉर्म कर सकी। हालांकि बहुत बड़े बड़े नाम उसमें, सरफराज अहमद कप्तान, उसमें खुर्रम मंजूर, साद अली, फवाद आलम, सुहेल खान, ताबिश खान और भी लड़के जो सीजन लड़के हैं वो सारे मौजूद। शहज़र मोहम्मद जिनकी ये बात कर रहे हैं, शोएब के साहबजादे हैं। शहज़र नहीं खेले, तमाम मैचेस नहीं खेल पाए शहज़र मोहम्मद, लेकिन शहज़र ही नहीं और भी लड़के हैं जो कि उस 11 में आ सकते थे। उमैर यूसुफ है। ताबिश खान वाले मामले पर भी काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आज़म खान को। नहीं, ताबिश की परफॉर्मेंस है, ताबिश ने 24 खिलाड़ी आउट किए और सबसे ज़्यादा इस सीज़न के अंदर जिस फास्ट बॉलर ने किसी ने आउट किए हैं तो वो ताबिश खान है। परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है और ये बात ठीक है आपकी कि आज़म खान बतौर कोच खिलाड़ियों ने आवाज़ उठाई है। ये शोएब मोहम्मद जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल इस तरह की बात हम तक भी आई और नाम लेकर, मेरा नहीं ख्याल कि शहज़र का नाम लेके इस तरह से बात करनी चाहिए थी। पहले उन्होंने सिंध का नाम लिया था, उसके बाद इसका कोई फ़ायदा होता नहीं। उसका रीज़न मैं ये बताऊँ कि शहज़र अच्छे प्लेयर हैं लेकिन शोएब मोहम्मद उनके साहबजादे हैं, तो शोएब मोहम्मद अगर शहज़र की बात करेंगे तो उसमें वो वज़न नहीं आएगा। वो बात कोई और अगर करे और शहज़र परफॉर्म करते रहें, एक मुझे उनकी इनिंग याद है कि 60-63 उन्होंने किए थे, कुछ एक शायद 40s में उन्होंने किए थे। फिटनेस के हिसाब से वो बड़े अच्छे हैं। एक बड़ी अच्छी बात उनके बारे में आपको बताऊँ, ये जो आपको खिलाड़ी सिंध के खासकर फिट नज़र आते हैं, सरफराज हो गए और लड़के पास जा रहे थे, ये ट्रेन भी करते हैं उनको, तो फिटनेस के हवाले से हैं। और एक और चले मैं आपको एक इत्तला दूं जो आज मुझ तक पहुंची है, वो ये है कि इन तमाम कोचेस की इवेल्यूएशन का सिलसिला शुरू होने वाला है। अच्छा, नदीम खान ने चार्ज लिया है, 3 रोज़ उनको चार्ज लिए हुए हैं। वो 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग आज गालिबन उनकी जो, लेकिन आप समझते हैं कि होना चाहिए इसमें? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, सिंध की टीम का, बलूचिस्तान की टीम का, बिल्कुल दोनों बॉटम रैंक टीम है। अच्छा, सेंट्रल पंजाब तो चलें ठीक है, उस जीत भी गई और उसकी टीम बनी भी बड़ी अच्छी थी। सदर्न पंजाब के अंदर हमने कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी देखी, उसके अलावा जो केपी की टीम थी उसकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने बिल्कुल होगी। अब मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे साकिब इरफान है उनके साथ मीटिंग हो गई, एनसीए में और कौन लोग हैं उनके साथ मीटिंग हो गई। ये जो सीज़न है इसका एवेल्यूएशन अभी होना है। और उसके अलावा आपको याद होगा कि सीज़न के जो टॉप के परफॉर्मर्स हैं उनको कुछ एलीट
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलने हैं, ऐसे तो वो भी एक ये महीने के बातें बाद। सुनने में तो आ रही हाँ, हैं नहीं ये मिलेंगे, एक महीना रह गया है क्योंकि इनको कॉन्ट्रैक्ट जो मिले थे वो पिछले जुलाई से मिले थे, जो कि इन्होंने साइन सितंबर में किए थे। पैसे मिल गए थे, सितंबर से मिलना शुरू हो गए थे, 2 महीने के पीछे रह गए थे, वो भी मिलने हैं। जून में ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा 30 जून तक, और उसके बाद फिर नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आज की जो इत्तला है, अभी तक उस पर कोई काम हुआ नहीं है। अच्छा, अभी तक कोई काम हाँ, लेकिन होगा, हुआ नहीं है। आज की इत्तला की अगर बात करें तो आज की एक इत्तला सामने है सलीम मलिक के हवाले से। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना जवाब जमा कराया और ये भी कहा गया है जो ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से बातचीत चल रही है वो बिल्कुल मुकम्मल झूठ है। आसिफ खान साहब क्या कहेंगे सलीम मलिक के हवाले से? देखिए, ट्रांसक्रिप्ट को झूठा साबित नहीं, ट्रांसक्रिप्ट तो है जो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया, और फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलीम मलिक साहब के हवाले किया। उसमें 50-52 सवालात हैं, उनके जवाब सलीम मलिक साहब ने दिए हैं। एक चीज़ जो सारे दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है, सलीम मलिक साहब ने कहा उन्हें फिक्सर ना कहा जाए। उन्होंने तंबी करी है बिल्कुल, तंबी की है, उनको फिक्सर नहीं किया, चले नहीं कहते, लेकिन मलिक कयूम रिपोर्ट जो कहती है वो ठीक है। अच्छा, अपने नाज़रीन को सुनाते हैं पहले कि सलीम मलिक ने आज क्या कहा था, तो वो मुलाहिज़ा फरमाइएगा क्या कहा था सलीम मलिक ने। जी हाँ, बिल्कुल, आपने सलीम मलिक के हवाले से एक पैकेज की सूरत में एक रिपोर्ट जानी जो कि आज उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर के बाहर मीडिया से बातचीत की और उनका यही कहना था कि ट्रांसक्रिप्ट जो है मुकम्मल झूठ है। और ये भी उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 15 रोज़ में जवाब जमा कराएगा। बात शुरू हुई थी सलीम मलिक के हवाले से, उसमें बहुत से खिलाड़ी जद में आए, अताउर रहमान का भी बयान आया, दीगर खिलाड़ियों का भी बयान आया जिसमें वसीम अकरम को भी लपेट में लिया गया। दीगर अताउर रहमान ने राशिद लतीफ़ जैसे क्रिकेटर्स की साख को मुतासर करना चाहा, लेकिन हमने देखा कि ये सिर्फ इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात रहे, इसको कोई साबित नहीं कर सका। और अब जो सलीम मलिक साहब एक बार फिर ख़बरों की जीनत बने और उम्मीद वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस हवाले से उनके जवाबात देगा। तो आसिफ खान साहब क्या कहेंगे आज के मामले पे? फिर एक दफ़ा सलीम मलिक सामने आया और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इंसाफ का ख्वाहिशमंद हूँ, जॉब का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। इंसाफ का ख्वाहिशमंद उनको होना भी चाहिए, लेकिन बहुत देर बाद वो कह रहे हैं कि मैं इंसाफ का ख्वाहिशमंद हूँ। वो तो ठीक है। आप आजकल कुछ और भी केसेस देखे हैं सियासी जो शख्सियात पे, वो भी काफ़ी देर के बाद लगे। अच्छा, तो उसमें नहीं है कि आप देर से लगाएं, करीब लगाएं। लेकिन एक चीज़ चले, मैं यहाँ कहता हूँ कि सिर्फ मलिक कयूम इंक्वायरी में नाम नहीं है। मलिक कयूम सिर्फ मलिक कयूम इंक्वायरी में नाम नहीं है। दुनिया में और भी क्रिकेट बोर्ड ने इंक्वायरीज की, जिसमें साउथ अफ्रीका की इंक्वायरी सबसे ज़्यादा अलग नज़र आती है, जिसमें हैंसी क्रोनिये के ऊपर हुआ था, उसमें भी ना। ठीक है, आसिफ खान साहब, हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया, अगर वो 90s की बात करें, 93 की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक रहे, बतौर मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहे। 99 की अगर बात करें तो कौमी टीम उनके दौर में, जब वो चेयरमैन क्रिकेट बने, सरबराह बोर्ड बने, तो उनके दौर में फ़ाइनल खेली। लेकिन उसके बाद हमने देखा जिस तरह 2003 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम राउंड से ही बाहर हो गई, 2007 में रोते हुए पूरी टीम पाकिस्तान पहुँची, तो नीचे से नीचे उनकी कारकर्दगी होती रही। मैं बात कर रहा हूँ साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में। बहुत शुक्रिया जनाब। जी खालिद साहब, बात हो रही है सलीम मलिक के हवाले से। आसिफ खान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सलीम मलिक के हवाले से बात हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाहर आज वो गए, अपने जवाबात जमा कराए उन्होंने और फिर मीडिया से बातचीत भी की। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कैसा देख रहे हैं इस मामला को? फिर दोबारा जो है वो पुराने किस्से खुल रहे हैं। जी, मैं तो इस सारे सिलसिले के बड़ा सख्त ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये 93 का किस्सा है और उसके बाद मुख्तलिफ़ वक्तों पे चीज़ें होती रहीं। 95-94 में जब सलीम मलिक कप्तान थे, उस वक्त ये मसला जो था वो बड़ी शिद्दत से सामने आया। फिर उसके बाद 99 के बारे में बातें होती रहीं। तो मेरे ख़्याल में सारी दुनिया के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन्होंने इस मसले को तय कर लिया है और जो भी कार्रवाई करनी थी, जिसको निकालना था निकाल लिया, जिसको रखना था रख लिया। अब कोई भी वो गड़े मुर्दे नहीं उस अंदाज में उखेड़ रहा जिस तरह हमारे मुल्क में हो रहा है। इससे मेरे ख्याल में क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इस तरह होना नहीं चाहिए। अब मामला सलीम मलिक का आया है। सलीम मलिक ने जो बात की है कि जी फलां भी जो है वो क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता है और फलां भी वाबस्ता है, कई के नाम लिए,
तो उनका क्या कसूर है। इस लिहाज से वो उनकी बात ये जायज़ है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो कि मुलव्वस था इस मामले में और जिसके खिलाफ तहकीकात में ये हुआ कि इसको करीब ना आने दिया जाए, अगर वो आया है तो फिर सलीम मलिक का एतराज़ बजा है। लेकिन मैं इस बात को बड़ी शिद्दत से दोहराना चाहता हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो फिर उनको भी ले आया जाए। इसका बेहतर हाल ये है कि किसी पे भी अगर कोई इस किस्म की इल्ज़ाम लगा है और किसी के खिलाफ कोई फैसला ऐसा आया है कि इसको क्रिकेट के मामला से दूर रखा जाए तो उन सबको दूर रखा जाए, ये हल होना चाहिए। ये हल नहीं है कि अगर किसी एक के लिए आपने फाटक खोल दिया है, गेट खोल दिया है या किसी ने रेड लाइट क्रॉस कर दिया है तो फिर बाकी सबको भी रेड लाइट क्रॉस करनी चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा चुका हूँ। अब ये किस्सा बंद होना चाहिए, इस पे बार बार गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि फिक्सिंग की अगर बात करें तो हमने देखा कि जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट आई थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में सलीम मलिक पर ये जुल्म हुआ था? ये वो रिपोर्ट पे जो भी हुआ था उसमें मौजूद है। उस पर अब रिपोर्ट पे क्या तबसरा किया जाए कि उसमें क्या साबित हुआ क्या नहीं साबित हुआ, इसका मतलब है कि एक हाई कोर्ट के जज ने जो भी रिपोर्ट दी, जो भी उसमें अपने राय दी, उस पर मैं मज़ीद अपनी राय देना शुरू कर दूँ। अब तो इतनी पुरानी बात हो चुकी है कि तफसीलात भी मुझे याद नहीं रहा कि उसमें कि क्या साबित हुआ क्या नहीं साबित हुआ था। मेरा मौक़िफ़ यही है कि अब इस किस्से को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद है, वो कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद महमूद साहब जी। मैं भी यही लेके जाऊंगा, अगर मलिक कय्यूम इंक्वायरी रिपोर्ट में आपका ख़ास तौर पे बयान देखें तो उसमें आपने तो कुल्ली तौर पे ये कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब अच्छा करती है तो इस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, तो उस वक्त आपने तो ये फिक्सिंग वाले मामले को मुकम्मल तौर पे रद्द किया था। मैंने हमेशा यही कहा है, उस वक्त भी कहा था, उसके बाद भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मेरे पास किसी किस्म की कोई एविडेंस, कोई वाक़या, कोई इस तरह का मेरे ना कोई किसी से ताल्लुक़ ऐसे लोगों से, तो इसलिए मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती थी। मैंने तो चूँकि उस वक्त ये बहुत गरम मामला था और हर एक पे उंगलियां उठ रही थी, तो इसलिए मैंने ये इंक्वायरी करवाई, पूरा उसको सपोर्ट किया। तो मेरे पास अगर कुछ फिक्सिंग की किसी तरह की भी कोई एविडेंस होती तो मैं खुद कार्रवाई करता, मुझे तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसलिए मेरा मौक़िफ़ आज से 20 साल पहले जो था वो आज भी वही है। एक और चीज़ वाज़ेह कर दें, एक सवाल और, उसी इंक्वायरी रिपोर्ट में जहां अताउर रहमान बयान देते हैं तो खालिद महमूद साहब, वो अताउर रहमान साहब ने आपका नाम लिया कि आपके कहने पर उसने वो एफिडेविट वसीम अकरम के खिलाफ तब्दील किया। देखिए आसिफ, आप बड़े बाखबर शख्सियत हैं तो आपने उसका तो हवाला दे दिया। अगर उसमें कोई भी संजीदगी होती या उसका कोई भी उस बात में वज़न होता तो वो जज साहब को इतने पावरलेस तो नहीं थे कि वो मुझे इसके बारे में पूछते ना और कहते कि आपने ऐसे क्यों किया है। वो बात ही बिल्कुल बेबुनियाद थी, बेकार थी। और फिर आपको शायद इल्म नहीं है कि अब हाल ही में अताउर रहमान ने दोबारा एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है जिसमें उसने पूरी तरह कहा है कि नहीं, वो मैंने बात गलत की थी, मेरा नाम लेके, कि उनका कोई ताल्लुक नहीं था इस बात से। तो फिर आप हाँ ये सवाल क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं ठीक है, वो चली थी जब बात रिपोर्ट की, तो अच्छा है कि ये सारी चीजें। अच्छा, लेकिन आपका एक बयान ये भी सामने आया था कि पाकिस्तान भारत का जो मैच था आज ही की तारीख में, मुझे याद है कि वो मैच हुआ था और बांग्लादेश के हवाले से मैच पे आपने ये बात कही थी कि मशकूक थे, तो वो बयान, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैंने उन दोनों मैचों के हारने पे मायूसी का इजहार भी किया था। मैंने ये भी सोच का इजहार किया था कि इस पे तहकीकात होनी चाहिए कि मैच क्यों हारे गए। अब जब मैच कोई हारता है तो उसमें पता नहीं क्यों हमारी कौम जो है उसका सिर्फ एक ही सोच होती है कि ये मैच फिक्स हुआ था। देखिए, मैच हारने की बड़ी वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, आपस में मुख्तलिफ खिलाड़ियों की लड़ाई होती है, टीम की शिराज़ाबंदी होती है, वो जमकर नहीं खेलती। नंबर 2, कुछ खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं जो कप्तान के खिलाफ हों, वो चाहते हों कि कप्तान को इज्जत ना मिले और वो मैच हार जाए। नंबर 3 ये हो सकती है
कि कोई क्रिकेट बोर्ड को नीचा दिखाने का किसी का इरादा हो कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक मैच जीत जाए, बड़ा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीत जाए, ये भी वजह हो सकती है। और बांग्लादेश के मैच की तो बड़ी दिलचस्प वजह उस वक्त भी सुनने में आई थी कि चूँकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बांग्लादेश के लोगों से बड़े ताल्लुकात थे, तो उन्होंने कहा कि चलो ये मैच उनको दे दें और वो जीत जाएं। तो इसकी बेशुमार वजूहात हो सकती है। अगर मैंने ये राय का इजहार किया था कि ये तहकीकात होनी चाहिए, और अगर मैं फौरी तौर पे अपने ओहदे से उस वक्त हटा ना दिया जाता तो मैं खुद तहकीकात भी करवाता कि ये मैच क्यों हारे हैं, क्या बददिली की वजह से, क्या आपस में कोई गिरोहबंदी थी या कोई कप्तान को नीचा दिखाना चाहता था। तो मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि कोई मैच फिक्सिंग का मामला था। अगर मैच फिक्सिंग मेरे इल्म में कोई आती, कोई मुझे ऐसी अब गवाही मिलती, कोई किसी तरह से भी कोई ऐसी रिपोर्ट मिलती, तो मैं उसका बरमला इजहार करता। लेकिन मैंने बार बार, अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ें जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी की, तो उनके सामने भी मैंने कहा कि ये मैच हारने की कोई वजह मुझे समझ नहीं आती, कोई क्रिकेटिंग रीज़न नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई मैच फिक्सिंग की किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं है। मैंने वहाँ भी यही बात की थी और वही बात मैं अब भी दोहरा रहा हूँ। ठीक है। आपने नीचे दिखाने की बात की, फिक्सिंग की बात की, तो मैं एक बात करूंगा कि नीचे तो कुछ क्रिकेटर्स हैं हमारे साबिक क्रिकेटर्स, वो भी अब दिखा रहे हैं और दूसरे मुल्कों से मदद मांग रहे हैं। जिस तरह दानिश कनेरिया का बयान सामने आया कि वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सौरव गंगुली से मदद मांगने की बात कर रहे हैं, तो इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं पसंद करता जी। देखिए, एक जो कौमी खिलाड़ी है जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, उसका जो भी उसकी शिकायत है, जो भी उसका ग्रीवेंस है, उसको फोरम मौजूद है, क्रिकेट बोर्ड मौजूद है। अगर उसको एक दफ़ा उसकी बात नहीं सुनी गई, वो दोबारा इस पर रिप्रेजेंट करे, वो पिटीशन कर सकता है। लेकिन ये बात ख़ास तौर पे कि अगर गंगोली आ जाएं तो फिर उसके बाद उसकी बात सुनी जाएगी। और अगर फ़र्ज़ कीजिए आईसीसी ने किसी तरह का उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया है, अब मुझे याद नहीं, इस केस के सारे फैक्ट्स याद नहीं है, अगर आईसीसी ने किया है तो आईसीसी तो अब भी मौजूद है, वो उसके सामने पिटीशन कर सकते हैं। आईसीसी किसी एक फ़र्द का नाम नहीं है कि गंगोली आ जाएगा तो आईसीसी और हो जाएगी और उससे पहले आईसीसी और थी। मुझे तो उसकी बात में कोई तुक नज़र नहीं आएगी। सही। अच्छा, अभी 99 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, मैं थोड़ा सा आपको और पीछे लेके चलूँगा। जब आप मैनेजर थे टीम के, तो वहाँ कहा ही जाता है कि कुछ दोस्त नाम थे पाकिस्तान के बड़े जिनकी ग्रुप बंदी सामने आई थी, जिनके ग्रुप सामने आए थे, तो उस हवाले से अगर आप कुछ बात करना चाहें। मैं देख, जब कोई बंदा, मैं तो कई टूर्स पे मैनेजर रहा हूँ। मैं इंग्लैंड के टूर पे मैनेजर था, मैं जनूबी अफ्रीका का जो सबसे पहला दौरा पाकिस्तान कहा जाता है कि जावेद मियादाद साहब और मुदस्सिर नज़र का कोई ग्रुप सामने आया था 93 में। अगर फर्ज कीजिए, देखिए, अगर इस तरह का कोई ग्रुप सामने भी आया होता तो मैं इतने सीनियर ओहदे पे रहा हूँ क्रिकेट में, अब मुझसे ये तवक्को ना रखिए कि मैं वो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ूंगा और फिर बताऊंगा कि फ़लाना फ़लाने से लड़ रहा था, ये लड़ रहा था। मैं तो एक अमूमी सी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कोई बात ऐसी नहीं करूँगा जिससे किसी टीम की, उस ज़माने की टीम की या किसी खिलाड़ी की ज़रा भी उसमें जागरसाई हो। ठीक है आसिफ खान साहब। अच्छा, खालिद महमूद साहब, कुछ हाल में आ जाइए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आजकल अपने मुलाजमीन को फारिग करने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, आपके ख्याल में कैसा है? 710 मुलाजमीन हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आपके दौर में तो बहुत कम हुआ करते थे। इस रविश को आप कैसे देखते हैं? इससे पहले दौर में भी काफ़ी लोगों को निकाला गया था और वो सिलसिला अब फिर शुरू हो गया। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक मुलाजम भी इजाफी या फालतू क्रिकेट बोर्ड में नहीं होना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। जिन लोगों ने ज़्यादा लोग रखे या ऐसे लोग रखे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उनको नहीं रखने चाहिए थे। लेकिन तीसरी बात मैं ये करूँगा कि अब रखे गए थे तो अब डाउन साइजिंग तो होनी चाहिए। मतलब कोई एक कमेटी बैठे जो बड़ी ठंडे दिल से जायज़ा ले, इस तरह से नहीं कि ये फ़लाने रखे थे इसलिए इनको नहीं होना चाहिए। नहीं, वजह यह होनी चाहिए कि क्या क्रिकेट बोर्ड को इन लोगों की ज़रूरत है कि नहीं है। डाउन साइजिंग एक बड़ा एक महज़ब किस्म का कंसेप्ट है। अच्छे अदारे जो हैं वो अपनी जायज़ा लेके डाउन साइजिंग करते रहते हैं। डाउन साइजिंग भी आप लफ्ज़ छोड़ दें, राइट साइजिंग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। लेकिन
ये वक्त नहीं है किसी ऐसी कार्रवाई का। ये वक्त इसलिए नहीं है कि हमारा मुल्क एक वक्त बड़ी एक मुहीब वबा का शिकार है, सारी दुनिया ही उसका शिकार है, और जो लोग पहले काम पे लगे हुए थे आम अपनी छोटे मोटे रोज़गार में, उन बेचारों को भी रोटी का मसला हो रहा है। तो अब उसमें आप उन मसाइल में इजाफा करेंगे अगर आप अपने पहले से मुलाजिम लोग हैं जो क्रिकेट बोर्ड में, उनको भी इस वक्त निकालेंगे। हरगिज़ इस वक्त नहीं होना चाहिए, सही वक्त का इंतज़ार करें, ठंडे दिल से सारे मसले का जायज़ा लेना चाहिए और राइट साइजिंग ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त नहीं। और इसी वजह से आपने शायद अखबार में देखा हो कि वो 55 लोग जिनको नोटिस दिए गए थे और वो नोटिस वापस दिए गए हैं। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस इकदाम को सराहा है कि इन्होंने ठीक किया है, इस वक्त नहीं निकालना चाहिए, और जब वक्त मुनासिब आएगा फिर उसके बाद जायज़ा लें और ठंडे दिल से सारे मामले पे गौर करें, और जो फालतू हों लोग जिनको नहीं होना चाहिए उनको निकालें। ठीक है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने चाहिए, आपका ये कहना है। लेकिन मैं ये बात कोट करना चाहूँगा कि मौजूदा CEO वसीम खान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने ये बात कही। अभी मैंने आसिफ खान साहब से भी इस बात का जवाब लिया। आपकी जानिब ये सवाल करना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि इतने सारे मुलाजमीन हमें विरसे में मिले, बड़ी तादाद जो मुलाजमीन की है वो विरसे में मिली। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप सरबराह थे तो उस वक्त कितनी तादाद थी मुलाजमीन की? बहुत थोड़े थे। देखिए, अगर मैं कोई तादाद जिक्र करूंगा और वो एक्यूरेट ना हो तो वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अगर इस वक्त 700 हैं तो आप ये समझिए कि उस वक्त कोई 100-150 होंगे। आप मैं हाल क्रिकेट बोर्ड के रिकॉर्ड से चेक कर दीजिए, वो बहुत थोड़े थे। हम तो कभी एक फालतू बंदा भी नहीं रखते थे। और ये वसीम खान ठीक कह रहे हैं कि ज़ाहिर उन्होंने नहीं रखे, उनसे पहले रखे गए तो वो विरसे में मिले। मैं उसको तस्लीम करता हूँ। बहुत से जितने भी चेयरमैन आए हैं इससे पहले, जितने क्रिकेट बोर्ड आए हैं, तमाम लोगों ने यही बात की है कि हमारे मुलाजमीन की तादाद ज़्यादा है तो उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन इस वक्त नहीं। जब कोरोना की वबा से जान छूटेगी, मामला नॉर्मल होंगे तो फिर जायज़ा लेके ये फैसला किया जाए। लेकिन मैं आपसे एक और वजह ये भी जानना चाहूँगा कि हमने देखा कि वक्त के साथ साथ जिस तरह वक्त गुजरता रहा, आपने बताया कि मुलाजमीन कम थे, हमने देखा कि आपके वक्त के साथ साथ जब वक्त गुजरा तो मुलाजमीन की तादाद भी बढ़ी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नए ओहदे भी मुतारिफ कराए गए। तो इसकी वजूहत आप क्या समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ? हाँ, बड़ा मुश्किल सवाल है आपका, क्यों ऐसा हुआ। दरअसल जो लोग भी आए वो करते रहे, हर एक की अपनी वजूहात होंगी। मैं 99 में चेयरमैन था जब मैं उस ओहदे से हटा। उसके बाद मेरा हाल है कोई 13-14 या शायद उससे भी ज़्यादा चेयरमैन आ चुके हैं। तो हर एक की अपनी वजूहात थी। नंबर 1, बहुत से चेयरमैन ऐसे थे जिनका क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं था। क्रिकेट से ताल्लुक़ से मुराद ये है, मैं समझता हूँ क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन सिर्फ 2 किस्म के लोगों को बनना चाहिए। एक वो जो क्रिकेट का ख़ुद तजर्बा रखते हों, खेलने का या किसी हैसियत में उससे वाबस्ता रहे हों, और दूसरे वो लोग जिनको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा हो। ये दूसरी किस्म है, वो भी कामयाब रहे हैं। एक एक्सेप्शन मैं हमेशा कहता हूँ, एयर मार्शल नूर खान बहुत बड़ी एक्सेप्शन थे। मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त चेयरमैन थे, बड़े कामयाब चेयरमैन थे। मौजूदा चेयरमैन की अगर बात करें, एहसान मानी की अगर बात करें, उनके दौर को आप कैसा देख रहे हैं? मीडिया के मुताबिक बहुत ख़राब दौर गुजर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मीडिया उनमें काफ़ी सख्त नुक्ताचीनी कर रहा है, मैं भी उसको देख रहा हूँ, और बहुत सारी जायज़ बातें हैं। लेकिन मतवाज़न बात ये हो सकती है कि जहाँ उनकी खराबियाँ बताई जा रही हैं तो उन्होंने जो कुछ अच्छे काम किए हैं उनका तज़किरा भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जितनी मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट को पाकिस्तान में लाने में किरदार अदा किया है, ख़ास तौर पे आप देखें गालबन 2 टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे हुई हैं। एक बांग्लादेश वाली हुई है, श्रीलंका की सीरीज़ भी मेरे ख्याल इनके ज़माने में हुई है, फिर PSL पूरी की पूरी पाकिस्तान में आई है, फिर उसके बाद ICC वो उसकी MCC की टीम भी यहाँ आई है। तो ये उनकी मुस्बत कंट्रीब्यूशन है जो उन्होंने की है, तो उसको भी सराहना चाहिए। लेकिन आमतौर पे जो तबसरा होता है वो ज़्यादा मनफी चीज़ों का होता है, और वो ठीक चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर मुस्बत तबसरा हो जाए तो फिर एक तवाज़ुन कायम होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खालिद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद आएंगे तो दोनों ही शख्सियात हमारे शो में मौजूद होंगी, तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स।
वेलकम बैक। और ब्रेक से कबल काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू हमारी जारी थी और आसिफ खान साहब उस पर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ था तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आसिफ खान साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं पूछना खालिद महमूद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल ये बात चल रही है कि सौरभ गंगुली को आईसीसी चेयरमैन बनाया जाए। आपने काम किया, इससे पहले भी भारत से ताल्लुक़ रखने वाले एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे जगमोहन मोहन डालमिया। सौरभ गंगुली के आने को आप कैसा देखते हैं आईसीसी मामलात के हवाले से और बिलखुसूस पाकिस्तान भारत क्रिकेट के हवाले से? देखिए, गंगोली का आना मेरे ख्याल में कोई मुनासिब फ़ैसला नहीं होगा आईसीसी के लिए भी और ख़ुद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। वजह उसकी ये है कि वो बारी बारी चेयरमैन बनते हैं। इससे पहले इस वक्त भी हिंदुस्तान के एक हिंदुस्तानी ही चेयरमैन है आईसीसी के, तो अब फिर दोबारा उनको लाया जाना, क्या आईसीसी हिंदुस्तानी के बगैर बिल्कुल कुछ काम नहीं कर सकती? मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आती। एक अच्छी रवायत है कि बारी बारी मुख्तलिफ मुल्कों से चेयरमैन लिया जाता था, एक रोटेशन सिस्टम था। और मेरे ख्याल में इस वक्त उस रोटेशन के लिहाज से और उस उसूल के लिहाज से और उस रवायत के हिसाब से जनूबी अफ्रीका की बारी बनती है और मेरा ख्याल है वो ख्वाहिशमंद भी हैं और उनकी तरफ से कोई नाम भी आया है। तो जो कि हिंदुस्तान एक ऐसा बहुत बड़ी कुव्वत है क्रिकेट में और वो आप जानते हैं, वो बिग थ्री का फार्मूला आपको याद होगा। सारा पैसा वहाँ से आता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी उनकी बात सुनता है और मानता है और फिर इंग्लिस्तान वाले जो भी मानते हैं। हालांकि आप अपने आप को ये बानी मेंबरान कहते हैं वो क्रिकेट के और आईसीसी के, तो उनको तो क्रिकेट की बेहतरी का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तमाम इन लोगों की जो नज़रें हैं वो पैसे पर होती हैं। तो इसलिए अगर हिंदुस्तान भरपूर कोशिश करेगा, अगर उनका क्रिकेट बोर्ड भी ये चाहेगा तो ये इम्कान पैदा हो सकता है कि गंगोली जो है वो आईसीसी के सरबराह बन जाए, लेकिन ये एक गलत रवायत होगी, गलत असूल होगा, इसको हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अब उनके बन जाने से क्या असरात होंगे? गंगोली जो है बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, बड़े अजीम खिलाड़ी थे, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन उनके अपनी कुछ जहन में प्रोग्राम भी हैं, उनकी अपनी सोचें हैं। उनकी तमाम क्रिकेट की सोच और बेहतरी और प्रोग्राम जो है वो हिंदुस्तान से शुरू होता है और हिंदुस्तान में ही ख़त्म हो जाता है। उनको छोटे मुल्कों का कतन कोई ख्याल नहीं, बांग्लादेश में क्रिकेट कैसे बेहतर होनी है या श्रीलंका में कैसे होनी है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बारे में कोई दोस्ताना जज्बात नहीं रखते। जब भी कभी मैंने उनका मीडिया में कोई गुफ्तगू सुनी है, उनकी गुफ्तगू से यही तासुर मिलता है कि वो कोई दोस्ताना जज्बात नहीं रखते। उनके साथ कभी बहुत मुख्तसर एक दो दफ़ा मौका मिला बात करने का, तो मुझे उससे भी यही तासुर मिलता है। इसलिए मैं तो इसको कोई अच्छा फ़ैसला नहीं समझूंगा और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा शगुन नहीं समझूंगा। सही, आपने सोच की बात की। सोचो कि अगर बात करें तो आजकल ये भी हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से, उनके बोर्ड की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से ये सोच वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है कि वो T20 वर्ल्ड कप से ज़्यादा IPL कराने पर जोर दे रहे हैं। ना वो पाकिस्तान भारत के सीरीज़ के हक़ में है, ना वो T20 के हक़ में है, T20 वर्ल्ड कप के हक़ में है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? तो बड़ी वही बात जो मैं पहले कर रहा हूँ कि उनकी क्रिकेट की सोच है वो हिंदुस्तान से शुरू होती है और हिंदुस्तान में ही ख़त्म हो जाती है। अगर उनकी आफाकी सोच हो, बैनुल-अक़वामी सोच हो, आलमी सोच हो और उनकी ये सोच हो कि क्रिकेट को बढ़ाना है, फैलाना है, जिन मुल्कों में क्रिकेट कम है या क्रिकेट का मेयार ज़्यादा नहीं है वहाँ पर मेयार को बेहतर बनाना है, तो फिर तो वो T20 की बात करें, वो इंटरनेशनल कम्पटिशन्स की बात करें, इस तरह की सोचें रखें। उनके नज़दीक सिर्फ ये है कि IPL एक हिंदुस्तान के लिए एक सोने की चिड़िया है, बड़ी फ़ायदे की बात है। हिंदुस्तान का नाम बड़ा सारी दुनिया में फैलता है, दूर दूर से खिलाड़ी आते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जितने भी बाकी टूर्नामेंट है वो हों या ना हों, बल्कि बेहतर है ना हों, और उनकी जगह IPL के लिए स्लॉट जो है वो मिल जाए और उनका फ़ायदा हो जाए। तो इस सोच से कोई क्रिकेट तो बेहतर नहीं होगी, हिंदुस्तान को ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, आपने छोटे मुल्कों की बात की, IPL की बात की। हम ये भी देख रहे हैं कि अब बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो IPL के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के साबिक़ कप्तान डैरन सैमी ने बयान दिया है कि मुझे IPL में नस्ली तासुब का शिकार बनाया गया और मुख्तलिफ आवाज़ों से मुझे पुकारा जाता था, जिसकी भारतीय क्रिकेटर्स ने भी हिमायत की है। तो क्या कहेंगे?
देखिए, ये हमारे लिए ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनके लिए तो ये चीज़ ज़रा भी अचंभे का बायस नहीं होनी चाहिए। मैं हिंदुस्तान में गया हूँ एक जूनियर टीम के साथ बतौर मैनेजर, और मैंने वहाँ भी तासुब देखा है। पाकिस्तान के खिलाफ तो आप जानते हैं बहुत ही तासुब है। हमारा मैच जो था नागपुर में हो रहा था अंडर 19 टीम का, तो वो भी पूरा नहीं हो सका था, डिस्टर्बेंस हुई थी क्योंकि बाउंड्री लाइन से बाहर बैठे हुए लोग मतवातर कंकर फेंक रहे थे, आवाज़ें कस रहे थे, कभी बाउंड्री लाइन के अंदर आ जाते थे क्योंकि उनकी टीम हार रही थी। तो ये तासुब तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा है, नस्ली तासुब भी ज़्यादा है, मज़हब की बुनियाद पे भी तासुब ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि हमारे सियासी जो क़यादत है वो अक्सर बयान दे रही होती है कि दुनिया जो है वो हिंदुस्तान का असल चेहरा देखे, और असल चेहरा उनका वही है। राष्ट्रीय सेवक संघ की जो सोच है कि बिल्कुल जो कुछ भी हिंदुस्तान में है वो हिंदुओं का है, हिंदू ही इसके मालिक हैं, बाकी दूसरी जो जितनी कौमें हैं, कौमियतें हैं, दूसरे मज़हबों के मानने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पे मुसलमान, उसमें वो ईसाइयों को भी डालते हैं, पारसियों को भी और दूसरे लोगों को, उनको तो बिल्कुल एक मातहत हो के ताबे बन के रहना है हिंदू कौम के। ये उनकी सोच है, सियासी सोच है, उनकी मजहबी सोच भी है। तो उसका दूसरी दुनिया को पता नहीं। डैरन सैमी बेचारे को क्या पता कि ये किस किस्म के लोग हैं, क्योंकि उसने तो मगरब में छपने वाली अखबारें पढ़ी होंगी जिसमें हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है, और उसकी शान में कसीदे पढ़े जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है, इतनी बड़ी इकानमी है, इक़्तिसादी कुव्वत है, वहाँ से तजारत करके सारे मुल्कों को फ़ायदा पहुँचता है, यूरोप को फ़ायदा पहुँचता है, अमेरिका को फ़ायदा पहुँचता है। तो वो तो उसकी वो बड़ी मुस्बत चीज़ें हैं, उनका तस्करा करते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, जितने लोग ज़्यादा आएंगे और जितने लोग देखेंगे इनका असली रंग क्या है, असली रूप क्या है, असली उनके चेहरा क्या है। हमने भारत के हवाले से बातचीत की, इसके अलावा दीगर टॉपिक की अगर बात करें तो दौरे इंग्लैंड के हवाले से बात करते हैं। आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद है, क्यों और वक्त की कमी भी है, तो आसिफ खान साहब की तरफ आऊँगा और जानना चाहूँगा। आसिफ खान साहब, कहा जा रहा है कि जब से वेस्ट इंडीज़ के कुछ 3 खिलाड़ियों ने दौरे इंग्लैंड के हवाले से मना किया है, तो आपको कैसा दिख रहा है पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड? जी, पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड ऑन है, होगा, हो सकता है कैंप ना हो, क्योंकि कैंप का वक्त एक तो अब आपको 1 महीने के बाद जाना है। हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ के 3 से 4 क्रिकेटर्स ने मना किया है उस दौरे के हवाले से। 3 खिलाड़ियों ने मना किया, उनको ठीक है, वो उनके राय है, और वेस्ट इंडीज़ लेकिन जरा बताते हैं यहाँ भी कुछ ऑफिसर्स ने बात, अगर मना करें पाकिस्तान के प्लेयर्स तो उनका हक है, वो छूट सकते हैं। लेकिन या जो सिचुएशन बनी है इंग्लैंड में, और ये जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है ये तय कर देगी। जब वहाँ वेस्ट इंडीज़ की टीम पहुँचने वाली है, पहुँचेगी, 1 महीना किस तरह से रहते हैं, SOP सेट हो जाएंगे। यहाँ कैंप शायद ना हो, जिस तरह पाकिस्तान में क्या वजूहात जब तक आपको गवर्नमेंट नहीं बताएगी कि कैसे आपने रहना है, अच्छा डिसिप्लिन या SOP। अगर कैंप नहीं लगेगा तो आपको लगता है कि प्रैक्टिस वहाँ हो पाएगी? वहीं होगी। अच्छा, यहाँ कैंप आप कर लें, लेकिन आपने वो जो जाके इंग्लिश कंडीशंस में प्रैक्टिस करनी है, वो तो वहीं आपको दुरुस्त तरीके से मिलेगी। क्योंकि जाने के बाद आपको 1 महीना क्रिकेट नहीं खेलनी, 1 महीना आपने बाहर भी नहीं जाना, तो वहाँ पर जाके और बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल खालिद महमूद साहब के पास लेकर चलते हैं और आपसे जानते हैं कि खालिद महमूद साहब, इस वक्त अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते तो क्या आप अपनी टीम दौरे इंग्लैंड के लिए भेजते? जी, मैं तो इंग्लिस्तान से सीधी बात करता कि देखिए, आप सिक्योरिटी के नाम पे हमारे मुल्क का दौरा नहीं कर रहे और बड़े अरसे से नहीं कर रहे, तो अब आपके मुल्क के हालात बड़े मखदूश हैं। वहाँ कोरोना की वबा खासी फैली हुई है, हमारी टीम को भी ख़तरा है, खिलाड़ियों को ख़तरा है, जो और लोग जाएंगे सब ख़तरे में हैं। तो अगर हम आपकी खातर इतना बड़ा ख़तरा मोल लेते हैं, तो आप बताइए, आप उसके जवाब में हमारी खातर भी कोई ख़तरा मोल लेंगे कि नहीं? अगर उसका जवाब हाँ में होता तो मैं टीम भेजता, अगर उसका होता कि नहीं जी हम देखेंगे सोचेंगे, तो फिर मेरा जवाब भी होता कि ठीक है हम भी सोचेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर टीम भेज रही है तो उसको कुछ शर्तें मनवानी चाहिए अपनी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से? जी चले, शर्तों की आप ना भी बात करें, कम से कम खुल के बात तो करनी चाहिए। ये तो नहीं कि ये मौजूद छेड़ा ही ना जाए, ये तो कहा ही ना जाए कि अच्छा जी हम तो आएंगे। सर आप क्या चाहते हैं कि उनसे क्या हासिल किया जाए? आएंगे, उनसे ये हासिल किया जाए कि असूली तौर पे ये माने कि हाँ हमें भी आपके मुल्क का दौरा करना चाहिए, और जब ऐसा वक्त आएगा तो हम करेंगे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आसिफ खान का भी कि जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूअर्स को, हमसे मोहब्बत करने वालों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी नए टॉपिक, नए शूज़ और नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।